हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अफ़गानिस्तान का हाल आप लोग देख रहे होंगे। प्लेन में लोग ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे बसों में और ट्रेनों में चढ़ा जाता है। और दो लोग तो शायद ग्लोब मास्टर जो यूएस एयरफोर्स का प्लेन है उससे गिर गए, उस पर लटक गए थे या व्हील पे बैठ गए थे। एनीवे, तो ये वीडियो मैं एक पूरा बैकड्रॉप बताते हुए आप लोगों के सामने परोस रहा हूँ। थोड़ा डिसजॉइंटेड हो सकता है बिकॉज वास्ट इन्फॉर्मेशन है, लिख के मैं बैठता नहीं हूँ, तो थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा अगर मैं थोड़ा सा हेवाए इधर उधर जाऊँ। लेकिन ये पूरा आप लोग को स्टोरी बता रहा हूँ तालिबान की, और बहुत संक्षेप में। 1973 में मोहम्मद दाऊद खान अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। ज़ाहिर शाह जो वहाँ के लास्ट रूलर थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान क्रिएट किया था, उनको हटा के, ठीक, एक असर रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम 1973 में। इनकी जो इंक्लिनेशन था वो सोवियत यूनियन की तरफ था, और ये अफ़गानिस्तान को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सोवियत यूनियन की मदद चाहते थे। लेकिन साथ ही साथ ये एक नॉन अलाइंड स्टैंड भी लेके चलना चाहते थे, और ये ज़्यादा ही सोवियत यूनियन को, उस ज़माने में सोवियत यूनियन था, अब रशिया है, अपने इंटरनल मैटर्स में ज़्यादा इंटरफियर नहीं करने देते थे। बस ये कहते थे कि हमें आप सपोर्ट करते रहिए। बट यूएसएसआर वांटेड मोर इंटरफेरेंस एंड से इन अफगान पॉलिसीज एंड अफगान पॉलिटिक्स, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। 1978 में अंडर ए रेवोल्यूशन मोहम्मद अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मोहम्मद तराकी इनको डिथ्रोन कर देते हैं, और मोहम्मद तराकी अफगानिस्तान के सुप्रीम हेड बन जाते हैं। उसके बाद फिर कोई रेवोल्यूशन होता है, फिर डिथ्रोनिंग होती है, कू होता है, और उसके बाद मोहम्मद अमीन जो हैं वो अफगानिस्तान के हेड बनते हैं। सोवियत यूनियन को ये लगता है, और जो मोहम्मद तराकी थे इनका इंक्लिनेशन भी सोवियत रशिया की तरफ था। जब मोहम्मद तराकी का असैसिनेशन होता है, यस, रेवोल्यूशन नहीं, असैसिनेशन होता है, और मोहम्मद अमीन उनके सेकंड इन कमांड थे उनकी आर्मी के, वो उनको असैसिनेशन को लीड करते हैं, एंड देन ही बिकम्स द हेड ऑफ द स्टेट। अब जो अंडर ब्रेजनेव जो यूएसएसआर होती है, उसको ये इनपुट मिलता है कि मोहम्मद अमीन का जो इंक्लिनेशन है वो वेस्ट यानी यूएसए की तरफ है। कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी, चरम पर थी। तो फिर रशिया हरकत, यूएसएसआर हरकत में आता है, और एक एग्जाइल्ड लीडर थे करमाल, बाबरुक करमाल, उनको वो, उनका इंक्लिनेशन भी कम्युनिस्ट की तरफ था, उनको वो हेड ऑफ द स्टेट बना देते हैं। एक ऑपरेशन स्टॉर्म होता है, ऑपरेशन स्टॉर्म 33 या 333, और बहुत बड़ी यूएसएसआर की आर्मी अफगानिस्तान में एंटर कर जाती है। कन्वेंशनल वेपन्स में, कन्वेंशनल वेपन्स मेरे भाइयों उनको बोलते हैं जो रेगुलर वेपन्स होते हैं, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, ठीक, एक न्यूक्लियर वेपन्स हो गए। कन्वेंशनल वेपन्स में उस ज़माने में यूएसएसआर वर्ल्ड की सुपर पावर हुआ करता था। यूएसए से पे भी वो भारी पड़ा करता था। यूएसए यूएसएसआर के पावर को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड से कंपनशिएट किया करता था। तो रशिया वॉज अ वेरी बिग पावर, वेरी बिग आर्मी, वेरी पावरफुल आर्मी। जब रशिया वहाँ पर एंटर करता है, यूएसएसआर वहाँ पर एंटर करता है, तो वहाँ पर जो ये बहुत सारे कम्युनिस्ट रिफॉर्म्स आते हैं अफ़गानिस्तान में, जो मोहम्मद तराकी के टाइम से आने शुरू हो गए थे, जिसका वहाँ के लोकल अफ़गानीज अपोज कर रहे थे। और ये लोग एक नॉर्मल फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, जिनके पास कोई हिस्टोरिक वेपन्स थी नॉट थी, राइफल्स थी, वगैरह वगैरह वगैरह। पर वहाँ पर पाकिस्तान को बेस बना के गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया था। जो ये माना जाता है कि यूएसए ने आके अफगानिस्तान में गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट यूएसएसआर शुरू करवाया, ये अपनी जगह सही है, पर थोड़ा सा टेक्निकली गलत है। यूएसए के आने से पहले ही शुरू हो गया था एट अ मच स्मॉलर स्केल। अब हुआ यूं कि ये जितने भी अफगानिस्तान के ये नॉन प्रोफेशनल फाइटर्स थे, अलग अलग फील्ड्स ऑफ लाइफ से थे, फार्मर्स थे, इन लोगों ने द माइटी यूएसएसआर की आर्मी को अपोज करना शुरू किया। अब उस टाइम
And this is not some blog or some book. This is how I have connected what I read, and I have tried to join the dots and understand कि उस टाइम क्या हुआ होगा. Right? A commentator does not mean कि मैं कहीं से कुछ पढ़ के आपको बता दूंगा. Commentator means भले मैं सही हूँ या गलत हूँ, कि कुछ अपने इनपुट आप लोगों के साथ शेयर करूँ. Anyway, तो मेरे भाइयों, उस टाइम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक एक्सट्रीमिज्म का एक फैक्शंस हुआ करते थे, चाहे वो सूडान हो, इजिप्ट हो, यमन हो, सऊदी हो, एनी मुस्लिम नेशन ऑफ दैट, अल्जीरिया हो, ऑफ दैट साइड, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका. लेकिन वहां के जो मोनार्क्स थे वो भी कम रूथलेस नहीं थे. तो वो इन एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस को कंट्रोल में रखते थे, दबा के रखते थे. और उस जमाने में ये जितना भी अरब वर्ल्ड आप आज देखते हैं, ये बहुत मॉडर्न था, बहुत मॉडर्न था. बीट ईरान, बीट इराक, बीट इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया, बीट एनी नेशन, इवन इथोपिया, यू नो, दे वर वेरी मॉडर्न नेशंस. माने अफगानिस्तान की जो स्टैंडर्ड ड्रेस थी वो मिनी स्कर्ट थी एंड स्कर्ट थी, ये हाल था. स्टैंडर्ड ड्रेस जैसे आज की तारीख में बुरखा है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, द अरब, मॉडर्न अरब वर्ल्ड इन 1970 एंड 75. और सोशली ये लोग बहुत मॉडर्न थे, बट हाँ, टेक्निकल नो हाउ इन कंट्रीज़ का कभी भी यूरोप के लेवल का नहीं था. अब जब धीरे धीरे ये जब इन मोनार्क्स ने ये देखा कि अफ़गानिस्तान में की जो लड़ाई है एक जिहाद का रूप लेती जा रही है, ठीक, अमेरिका भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, यूरोप भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उस ज़माने की बेस्ट ऑफ वेपनरी दे रहा है. स्टिंगर मिसाइल्स उस ज़माने में बड़े हिट हुए थे. एंड आई हैव बीन लकी इनफ बिकॉज ऑफ माय फादर की इन चीज़ों से, ये मैं आप लोग को तब की बात बता रहा हूँ जब मैं 11-12 साल का था, राइट. बट आई स्टिल रिमेंबर द स्टिंगर मिसाइल्स बड़े इफेक्टिव हुए थे अगेंस्ट यूएसएसआर, जो अमेरिका ने अफगान्स को दिए थे. तो ये लोग मुजाहिदीन कहलाने लगे, गाजी कहलाने लगे. एंड दे वर ट्रूली फाइटिंग अ गुड वॉर. They were truly fighting. These Afghanis were fighting against invading army USSR, जिसको एक दायरे में एक वाकई एक जिहाद भी माना जा सकता है कि आप हमारे देश में घुस आए थे और हम आपके खिलाफ लड़ रहे थे. तो धीरे धीरे कोल्ड वॉर चल रही थी, तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भी लामबंद हो गया. अब हुआ ये वेरी इंटरेस्टिंगली कि जितना भी ये मुस्लिम वर्ल्ड था और ये यहाँ के ये एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन से परेशान थे, यहाँ के मोनार्क्स, उनको ये अपॉर्चुनिटी लगी. क्योंकि यूएसए ने लोगों से कहा नो हाउ हम देंगे, टेक्निकल नो हाउ हम देंगे, ट्रेनिंग सीआईए करेगी, लेकिन पैसा और मैन पावर आप लोग हमें देंगे, मींस मुस्लिम वर्ल्ड. तो इन लोगों के मोनार्क्स को ये लगा कि यार ये मौका है अपने देश से एक्सट्रीमिज्म को खाली करने का. कैसे खाली करने का? और सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी. तो इस मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड ने ये कहा कि वी सपोर्ट द जिहाद ऑफ अफगानिस्तान. इनके मोनार्क्स ने ये कहा वी सपोर्ट द जिहाद ऑफ अफगानिस्तान. ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को पूरी स्टोरी सुना रहा हूं. वी सपोर्ट द जिहाद ऑफ अफगानिस्तान, जिससे हमारे भी मुस्लिम होने पर मोहर लग जाएगी, हमारा भी स्टैब्लिश हो जाएगा दैट वी केयर अबाउट आवर मुस्लिम ब्रदर्स इन इस्लाम. और यहां जो ये एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के फुट सोल्जर्स हैं, इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू पुश देम टू अफगानिस्तान, लेट देम गो एंड डाई देयर. तो साहब इन अरब वर्ल्ड ने अपना मैन पावर देना शुरू किया, यानी उनकी लैंग्वेज में अपने यहाँ की एक्सट्रीमिस्ट गंद को निकालना शुरू किया कि जाओ भाई अफगानिस्तान में लड़ो. अब उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, सैटेलाइट फोन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस थी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी. अब कोई एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है सूडान की, कोई है सऊदीया की, कोई है उज़्बेक की, कोई है कहीं की. तो दे वर नॉट कनेक्टेड. ट्रैवलिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, तो कनेक्टेड कैसे होंगे आप खुद सोचिए. तो ये लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, ये जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस थी. पर जब ये धीरे धीरे वाया पाकिस्तान लैंड कर करके, पेशावर लैंड कर करके अफगानिस्तान में घुसे विद वेपन्स, अमेरिकन वेपन्स एंड यूरोपियन वेपन्स, तो इन लोगों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया. किन्होंने? पूरी दुनिया की एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक दूसरे के आमने सामने आए. एंड दे हैड अ कॉमन एनिमी दैट वाज यूएसएसआर. अफगानिस्तान इस्लामिक हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है. ये पहले खुरासन कहलाता था
और ये कहा गया है कि द लास्ट होली वॉर विल बी फॉट फ्रॉम अफगानिस्तान, द आर्मी विल राइज फ्रॉम अफगानिस्तान कैरिंग द ब्लैक फ्लैग। इसीलिए आप लोग अक्सर देखते होंगे जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये ब्लैक फ्लैग यूज करती हैं, ना व्हाइट करती हैं ना ग्रीन करती हैं। ये इसके पीछे एक हदीस है। खैर एनीवे, तो जब ये मुस्लिम वर्ल्ड के मोनार्क्स अपने एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस को अफगानिस्तान में पंप कर रहे थे अपने देश से दूर करने के लिए, तो इन लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि ये फाइनली यूएसएसआर को हरा देंगे। द होल आइडिया वाज कि तुम जाओ वहीं मर करके खत्म हो जाओ। अमेरिका का आइडिया था दैट लेट अस ब्लीड यूएसएसआर, एंड अमेरिका वाज सक्सेसफुल इन दैट। तो उसके बाद अमेरिका का आते आते ब्रेकअप भी हो गया यूएसएसआर का। तो अल्टीमेटली ये किसी को आइडिया नहीं था। नाउ व्हेन दीज पीपल, दीज एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस फ्रॉम ऑल ओवर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अरब वर्ल्ड एंड अफगान्स जॉइन टुगेदर स्टार्टेड डिफीटिंग यूएसएसआर, देन पूरे वर्ल्ड का डिफरेंस का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। पीपल कुड नॉट बिलीव कि ये कैसे हो रहा है। द माइटी रशियन आर्मी को, यार ये लोग लड़ा रहे हैं, दे आर हार्डली ट्रेन्ड, दे आर हार्डली कैरिंग बॉडी आर्मर्स एंड हेलमेट्स एंड दे। अब अमेरिका टैंक्स तो दे नहीं सकता था, जो भी अमेरिका दे रहा था छोटे वेपन दे रहा था, मशीन गन्स दे रहा था, लैंड माइन्स दे रहा था, आईडी दे रहा था, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स दे रहा था, बट नॉट हैवी वेपन्स। एयर सपोर्ट कम से कम नहीं दे रहा था। एंड यूएसएसआर वाज यूजिंग इट्स एयर सपोर्ट ऑल्सो। बॉम्बार्डमेंट हो रहा था अफगानिस्तान के ऊपर, बट दे केप्ट ऑन फाइटिंग दीज पीपल हु वर टुगेदर कॉल्ड मुजाहिदीन। सो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। एंड उस टाइम ये लोग, अगर आप फिर से गूगल करके देखें, दे वर वेलकम इन यूरोप। और यूरोप में जब ये जाते थे, इन लोगों का, इन्हीं मुजाहिदीन का, ये ऊंचे पजामे जो पहन के AK-47 लेके लड़ रहे हैं, उससे पहले उस टाइम के लोगों का वेलकम हुआ करता था। अब जब ये लड़ाई जीत गए, एक उस जमाने में एक लाइन बड़ी फेमस हुई थी, तो अरबिक में, अफगानी में ये लोग अमेरिका यूएसएसआर के आर्मर के ऊपर लिखते थे, जिसको कैप्चर करते थे, डिस्ट्रॉय करते थे, जिसको ऐसे हेलीकॉप्टर कोई गिराया, गनशिप इनकी, कि तुम्हारे लोहे से हमारा ईमान मजबूत है। उसका मतलब ये था दैट आर फेथ इज मोर पावरफुल देन योर आयरन। ये बड़ी मुस्लिम वर्ल्ड में लाइन फेमस हुई थी। एंड मुस्लिम स्टार्टेड फीलिंग दैट वी आर इनविंसिबल। बैटल ऑफ बद्र, जहां पर मुट्ठी भर मुसलमानों ने अरब में इस्लाम फैलाने के लिए बहुत बड़ी आर्मी को हराया था, और उसमें यह माना गया था कि फरिश्ते मुसलमानों के साथ लड़े थे। तो दे स्टार्टेड फीलिंग कि यार हमारे साथ फरिश्ते लड़ रहे हैं, यू नो, द ऑल माइटी इज विद अस, वी आर द ट्रू सेवियर्स ऑफ इस्लाम। एंड जिन लोगों के लिए उम्मीद करी जा रही थी कि यूएसएसआर इनको मार पीट के बराबर कर देगा, दे केम आउट विक्टोरियस। जब ये वहां पर रहे, इन लोगों की सारी नेटवर्क की आपस में फ्रेंडशिप्स हो गई, रिश्तेदारियां हो गई। किसी की बेटी से किसी मुजाहिदीन की एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के लीडर से शादी हो गई, किसी की बहन की हो गई, कोई किसी का ससुर हो गया, कोई किसी का साला हो गया, कोई किसी का दामाद हो गया। एंड दे ऑल केम इन टू टच। एंड बाय 1989 आते आते इंटरनेट भी आ गया थोड़ा, मतलब कम्युनिकेशन बिकम ईजी। सो दी एंटायर, जितने लोग ये अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, फ्रॉम अफ्रीकन टू मिडिल ईस्ट टू अरब्स टू अफगानीज, ये एक टीम बन गई। दे हैड ए सेट आइडियोलॉजी, और टीम ऐसी भी जिसने यूएसएसआर को हराया था। इन द मीनवाइल ईरान ने शाह ऑफ ईरान को अजाइलम देने के लिए कि अगेंस्ट ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया इन द सेम ईयर 1979। उन्होंने अमेरिका के अबाउट 90 हॉस्टेजेस को, एम्बेसी के हॉस्टेजेस को बंधक बना लिया फॉर 444 डेज। अमेरिका कुछ कर नहीं पाया, किसका? ईरान का। अल्टीमेटली अमेरिका हैड टू पे अ वेरी हैंडसम अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट, एंड टेक बैक देयर एम्बेसी स्टाफ। तो मुस्लिम वर्ल्ड को यह लगने लगा, यार ईरान में हमने अमेरिका के घुटने टिका दिए, अफगानिस्तान में हमने यूएसएसआर के घुटने टिका दिए, तो वी आर द ट्रू सुपर पावर। और इन सुपर पावर से, वेस्ट से, मॉडर्नाइजेशन से, वेपनरी से बेहतर ईमान है। और अगर हम ईमान और जुनून के साथ जिहाद करेंगे तो वी कैन डिफीट द वर्ल्ड, वी आर इनविंसिबल। जब ये लोग अपनी अपनी मोनार्की, कोई सूडान, कोई सऊदी अरेबिया, कोई यमन, कोई नाइजीरिया, कोई इजिप्ट,
जब ये लोग इतनी इम्पॉसिबल वॉर जीत के अपने अपने देश पहुंचे तो उस टाइम तक वहां का में शिफ्ट आ चुका था, और जो 1975-77 में बहुत ही मॉडर्न अफ्रीकन मुस्लिम वर्ल्ड था, बहुत ही मॉडर्न, गूगल करके देखिएगा आप लोग, जो मॉडर्न अरबिक वर्ल्ड था, वहां पर इसी वॉर के चलते हार्ड लाइन और डेवलप हो गया था। एंड व्हेन दीज पीपल रिटर्न, दे रिटर्न एज हीरोज, दे रिटर्न एज मुजाहिद, दे रिटर्न एज गाजीज। और वहां की मोनार्की इनके अंडर आ गई, इनके इन्फ्लुएंस में आ गई, और वहां की मोनार्कीज ने और वहां की लीडरशिप ने कि उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन ना हो जाए, इनसे अपनी आइडियोलॉजी का इंस्पिरेशन लेना शुरू कर दिया, इनसे एडवाइस देनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे अपनी सोसाइटी को कंजर्वेटिव एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड हार्ड लाइन बना दिया। दिस इज द स्टोरी इन शॉर्ट, how a socially modern Muslim world, how it gradually developed into a extremist world after defeating USSR and embarrassing USA। अब ये यहां पर एक बात, एक चैप्टर खत्म होता है। अब जो सिचुएशन हुई सामने निकल के आई कि पूरा मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम वर्ल्ड हो गया, और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग थे वो अपने अपने देशों में सुपर हीरोज बन गए, गाजी बन गए, मुजाहिद बन गए, एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग द शॉट्स। अब अफगानिस्तान में आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ यूएसएसआर बिल्कुल केओस हो गया। वॉर लॉर्ड्स ने टेक ओवर कर लिया, नॉर्थ अफगानिस्तान किसी ने टेक ओवर कर लिया, साउथ किसी ने टेक ओवर कर लिया, कोई प्रोविजन किसी वॉर लॉर्ड ने टेक ओवर कर लिया। वॉर लॉर्ड वहाँ पे ऐसा बोला जाता है जैसे इंडिया की उसमें एक छोटे राजा होते थे या नवाब होते थे, आसान भाषा में। इन्होंने टेक ओवर कर लिया, ये अनार्की वहाँ पर चलती रही। अब द स्टोरी गोज लाइक दिस के पाकिस्तान भी इनके साथ हीरो बना हुआ था उस टाइम। पाकिस्तान ने अपना ये मान के चला कि अफगानिस्तान तो हमारे, इट इज़ आवर बैकयार्ड, हमारे देश का एक हिस्सा हो गया है। तो द स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी गोज लाइक दिस कि अफगानिस्तान का एक बिजनेस डेलीगेशन बाय रोड काबुल गया। जब वो काबुल से लौट रहा था तो उसका किडनैप हो जाता है। ठीक, ये चीज आसानी से गूगल पे नहीं मिलेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसका किडनैप हो जाता है। जब उसका किडनैप हो जाता है तो आईएसआई उस टाइम तक बड़ी स्ट्रांग हो गई थी, पूरी ये लड़ाई रशिया अफगानिस्तान की आईएसआई ने हैंडल की थी। इट वॉज सुपर पावरफुल। तो आईएसआई ने उन लोगों से बोला कि भाई ये हमारी गवर्नमेंट के या फलाने फलाने जो भी, इनको आप छोड़िए उस फैक्शन से। तो उस फैक्शन ने मना कर दिया छोड़ने से, एंड इट इंश्योर्ड कि हमको रैंसम मिले, और रैंसम ना देते हुए आईएसआई एक ऑपरेशन करती है जिसमें 2-3 वो बिजनेस पीपल जो बिजनेस करने गए थे, दो बिजनेसमैन, उनको गोली लग जाती है। देन अब पाकिस्तान सोचता है कि यार ये तो जो बैकयार्ड था, यहाँ तो धीरे धीरे सब फैक्शंस क्रिएट हो गए, ये तो अफगानिस्तान एक नेशन ही नहीं है, तो 10 नेशन एक कंट्री में आ गए। एंड अफगानिस्तान हैज ऑलवेज बीन वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बी इट द ब्रिटिश in the middle 19th century, be it the USSR, or now be it the USA. It is a very difficult country to control. Number one, because of the battle hardened Afghanis, and number two, because of the terrain. ठीक, अब पाकिस्तान had to rewrite its policy towards Afghanistan कि उनको लगा कि ISI की नहीं सुनी, बट पाकिस्तान इसको एक एक्सक्यूज नहीं बना सकता था कि अब हम अफगानिस्तान में इंटरफेयर करना शुरू करेंगे। ओपनली नहीं कह सकता था कि अफगानिस्तान हमारा पपेट क्यों नहीं है। ठीक, उसके बाद एक अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो एक मुजाहिद ने टेक ओवर कर रखा था, वहाँ के फाइटर्स ने, वहाँ पर एक गांव में एक मास रेप होता है। ठीक, और 8-10 लड़कियां शूट करके आफ्टर रेप मार दी जाती हैं। This opportunity Pakistan got to interfere directly into the politics of Afghanistan, और ये जितने भी यूएसएसआर के विड्रॉवल के बाद फैक्शंस थे, इन लोगों में रैम्पट करप्शन था। ठीक, और ये लोग बड़े ब्रूटल थे। तो अब पाकिस्तान इसको अपॉर्चुनिटी लेता है अफगानिस्तान के मैटर्स में घुसने के लिए, एंड देन वो फाइटर्स जो यूएसएसआर के खिलाफ लड़े थे,
पर वो डिससेटिस्फाइड थे, उनको कोई पावर शेयरिंग नहीं मिल रही थी, पावर शेयरिंग इन दिस अफगानिस्तान। वो इधर उधर हो गए थे, बंजारे लावारिस हो गए थे। उनको लेके और नॉर्थ वेस्ट में मदरसों के बच्चों को लेके, आदमियों को लेके एक फोर्स तैयार करता है जिसको नाम दिया जाता है तालिबान। और फिर ग्रेजुअली तालिबान पूरे अफगानिस्तान को टेक ओवर करता है। और जब तालिबान पूरे अफगानिस्तान को टेक ओवर करता है, अफगानिस्तान में उसका वेलकम किया जाता है फूलों से, मालाओं से, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये लोग इस्लामिक हैं, शरिया पे चलने वाले हैं, एक करप्शन फ्री, एक ईमान वाली ये गवर्नमेंट इसको वाकई अफगानिस्तान को एक दरुल इस्लाम बनाएंगे। दिस इज हाउ तालिबान केम इनटू दी पिक्चर। अब तब से लेके आज तक क्या वहाँ के लोगों की साइकी है, ये जो अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चुअल रन ओवर हुआ है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, मुस्लिम वर्ल्ड बाय एंड लार्ज किसको सपोर्ट करता है, क्यों करता है, ये सब मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा लंबा हुआ है। यहाँ से मैंने आपको दाऊद खान से लेकर हाउ तालिबान वॉज क्रिएटेड यहाँ तक की हमने आपको स्टोरी बता दी है। और जब तालिबान एंटर करता है काबुल में, तो जो करमल था उसको ये लोग एक क्रेन पे टंगा के मारते हैं। आई डोंट वांट टू शो दैट पिक्चर्स टू यू। और ये टेक ओवर कर लेते हैं और साल 1.5 साल के लिए ये बड़ी अच्छी गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ शरिया ये वहां पर चलाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।